आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 5। क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में कि हमने हमारे बेटे को झूठ बोलना सिखाया है। रेनू की बात सुन उन दोनों ने सर झुका लिया। उन दोनों को अपने किए पर जितना पछतावा हो रहा था उतना ही वेदांश पर गुस्सा भी आ रहा था। अगर वो कल तमाशा नहीं करता तो आज माही के पेरेंट्स उन दोनों से इतना नाराज नहीं होते। आदिका उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली गई। देवांश कुछ दिनों के लिए किसी काम से गोवा जा रहा था। वो अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था जब उसकी माँ उसके पास आई। बेटा, कितने दिन के लिए जा रहे हो? पता नहीं, ज़रूरी काम है, काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। वो अपना सामान बैग में डालते हुए बोला। बेटा, कल जो हुआ, मॉम, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ लेट इट बी। उसने हाथ से इशारा करते हुए आशा जी को चुप रहने को कहा तो आशा जी ने भी खामोशी साथ दी। थोड़ी देर बाद वो चला गया था और उसके पेरेंट्स ने खामोशी से उसे जाने दिया, क्योंकि उनके मुताबिक वेदांश कल वाले तमाशे की वजह से परेशान होकर कुछ दिनों के लिए घर से जा रहा था और उन लोगों ने उसे इसलिए नहीं रोका ताकि कुछ दिन बाहर रहकर उसका मन बहल जाए। आदिका माही के घर जाने के बाद कॉलेज आ गई थी, लेकिन माही के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। इसीलिए 1-2 क्लासेस लेने के बाद उसने घर जाने का इरादा कर लिया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो घर पहुंची तो शोभा ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आ गई। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? थोड़ा सर दुख रहा है। जाओ कपड़े बदल लो, मैं चाय बनाती हूँ, शोभा ने कहा। सिर हिलाकर अपने कमरे में आ गई। माही के पेरेंट्स की बातें उसे बुरी लगी थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसके दिमाग में देवांश की बातें घर कर गई थी। वो उन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। दिल और दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। वो अपनी उलझनें किसी के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करे जो बिना उसे जज किए उसकी बातों को सुने और फिर उसे सही राह दिखाए। वो अपने मन की सारी बातें माही के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन माही फिलहाल ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि उसकी बातों को सुने और फिर उसे समझ सके। इसीलिए वो माही को कुछ भी नहीं बता सकती थी। उसे अंदर ही अंदर एक खौफ आ रहा था। तो दूसरी तरफ माही के पेरेंट्स ने उसकी सारी बातें खामोशी से सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो दोनों माही से नाराज थे। उनके मुताबिक अगर माही ने देवांश से झूठ ना बोला होता तो शायद देवांश वैसा कभी ना करता। माही की एक झूठ की वजह से रेनू और आशा के बीच भी मनमुटाव हो गया था। रेनू आशा को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। 2 दिन बाद कियारा भी वापस चली गई थी। एक दिन रेनू ने कुछ हिम्मत करके आशा को फ़ोन किया और फिर उसे मिलने के लिए बुलाया। वो उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी। माही के एक झूठ ने उसे आशा के सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया था। देवांश को गए 1 हफ्ता बीत गया था। इस बीच आद्रिका के पास उसकी कोई खैर खबर नहीं आई, ना ही उसने किसी के मुँह से उसका जिक्र सुना। तो आद्रिका के दिल में बैठा डर थोड़ा कम हो गया। वो थोड़ा राहत में थी ये सोचकर कि उस दिन जो कुछ देवांश ने बोला था वो सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था। उसका असल में कोई मतलब नहीं था। कुछ दिनों से माही कॉलेज नहीं आ रही थी, लेकिन आज माही कॉलेज आने वाली थी, इसीलिए आद्रिका जल्दी कॉलेज चली गई। इतने दिन उसका भी माही के बिना मन नहीं लग रहा था। माही बीते 1 हफ्ते में खुद को संभाल चुकी थी। अब उसे भी लगने लगा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। देवांश और वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। उसे रह रहकर देवांश पर बहुत गुस्सा आता था। सिर्फ उसकी वजह से आज उसके पेरेंट्स उससे खफा हो गए थे। देवांश में कुछ नहीं बदला था, वो अभी वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। देवांश के लिए उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। वो देवांश की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और वही उसने गलती कर दी। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी के आगे उसने उसके व्यवहार और बर्ताव को नज़रअंदाज कर दिया था। वो भूल गई थी कि वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता। उसे अपनी ईगो हमेशा से ही बहुत प्यारी थी। वो हमेशा खुद से मतलब रखता था, किसी और की उसने कभी परवाह ही नहीं की। माही को ये सोचकर खुद पर बहुत गुस्सा आता था कि देवांश की इतनी खामियां जानने के बावजूद वो उससे कैसे अट्रैक्ट हो गई। कैसे उसे जानने में इतनी बड़ी गलती कर दी उसने। क्या सोच रही हो? वो क्लास के लास्ट बेंच पर अकेले बैठी थी जब आदिका ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम से चौंक कर सीधी हुई। नहीं, कुछ नहीं। माही, तुम ठीक हो ना? माही का उतरा चेहरा देख उसे बुरा लगा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माही ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। और तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब वो अभी भी तुमसे नाराज़ हैं? आद्विका ने रुककर पूछा तो माही का चेहरा उतर गया। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। फिक्र मत करो, उनकी नाराज़गी जल्दी दूर हो जाएगी। होप सो। माही ने ठंडी सांस छोड़ी। अच्छा, कॉलेज के बाद हम गोलगप्पे खाने चलेंगे। तुम्हारे बिना खाने का मेरा मन नहीं किया था, आद्विका ने मासूमियत से कहा। ओके। माही ने मुस्कुराकर हामी भरी। आद्विका खुश हो गई। कॉलेज के बाद वो दोनों गोलगप्पे खाने मार्केट की तरफ चली गई। उन्हें वहीं के गोलगप्पे अच्छे लगते थे। कॉलेज से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं था, मौसम भी अच्छा था, इसीलिए वो दोनों पैदल ही जा रही थी। आदिका, मामा और पापा ने उस दिन जो तुमसे कहा था उसके लिए आई रियली सॉरी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो तुमसे इतना रूडली बात करेंगे। चलते हुए माही ने कहा। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो सब कब का भूल चुकी हूँ। तुम भी भूल जाओ, खासकर उस देवांश को। वो इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे याद करो।
ठीक कह रही हो तुम, वो मेरे लायक ही नहीं था और ये बात मैं समझ ही नहीं पाई। माही के चेहरे के भाव बदल गए थे देवांश के जिक्र पर, जो आद्विका ने भी नोटिस किया। माही, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। आद्विका कुछ देर सोचने के बाद बोली। वो माही को देवांश और अपने बीच हुई सारी बातें बता देना चाहती थी, ताकि आगे चलकर उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना हो। हाँ बोलो, क्या बात है? उसने रुककर आद्विका से पूछा। वो उस दिन देवांश के घर जब तुम अपने परिवार के साथ वहाँ से चली गई थी, तब आद्विका ने उसे वो सारी बातें बता दी जो देवांश ने उससे कही थी। आद्विका बातें सुनने के बाद माही का मुंह मारे शौक के खुला का खुला रह गया। माही आद्विका की सारी बातें सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। किस तरह का इंसान था ये देवांश? उसके साथ इतना कुछ करने के बाद अब वो आद्विका से क्या चाहता है? आद्विका को तो उससे कोई लेना देना भी नहीं है। माही, तुम चुप क्यों हो गई? उसे काफी देर तक खामोश खड़ा देख आद्विका परेशान हो गई थी। क्या देवांश ने तुमसे वही सब कहा था? हाँ, तो सेम टू सेम वही सब कहा था। उसकी बातें मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं हैं। कभी कभी तो रातों को सपनों में भी उसकी बात याद आ जाती है और मैं बहुत डर जाती हूँ। तुम तो जानती हो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ही उससे मिलने गई थी। तुम बताओ ना, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला होगा? ये एक बात सोच सोच कर मेरा दिमाग खाली हो गया है। वो फिर से परेशान हो उठी थी। आद्विका, आद्विका रिलैक्स, तुम शांत रहो और इधर यहाँ बैठो। वो दोनों बस स्टॉप पर लगी कुर्सी पर बैठ गई। क्या उस दिन के बाद वो तुमसे मिला या उसने तुम्हें कॉल की? भाई ने पूछा तो उसने नाम में गर्दन हिलाई। बस एक यही तो बात थी जो अब तक उसे थोड़ी राहत दे रही थी। मतलब उसने वो सब सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था। अगर उसकी बातों में जरा भी सी भी सच्चाई होती तो इतने दिनों में तुमसे मिलने जरूर आता या तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा था और तुम डर भी गई पागल। माही ने धीरे से उसके माथे पर चपत लगाई। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, आद्विका ऐसा ही होगा और तुम क्यों उसकी बातों को खुद पर इतना हावी होने दे रही हो? तुमने साफ साफ उसे मना किया ना, और फिर उसकी पहनाई अंगूठी को निकाल कर फेंक आई थी वहाँ। तो इतना सब कुछ होने के बाद उसे समझ आ गया होगा कि तुम माही नहीं हो जो उसके चार्म, अच्छी पर्सनैलिटी और पैसों को देखकर पिघल जाओगी। तुम्हें अफसोस हो रहा है उसके अपने लिए चुनने का? आद्विका ने उससे सवाल किया। सच कहूँ तो हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं कैसे उसकी हर एक बात मानती चली गई। मुझे सगाई के लिए इतनी जल्दी हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। उससे मिलकर उसे जानकर थोड़ा परखना चाहिए था, लेकिन मैं शायद पागल हो गई थी उसके पीछे। लेकिन आप मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है और अब मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। वो दृढ़ता से बोले तो आद्विका ने मुस्कुराई। साथ ही माही ने अपने दिल की बातें साझा कर उसका मन भी थोड़ा हल्का हो गया था। दोनों ने बिना किसी टेंशन के गोलगप्पे खाए और फिर अपने अपने घर चली गई। शोभा को धवल की फिक्र थी। वो अब जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी, क्योंकि उस दिन धवल का किसी लड़की के नाम पर नजरें चुराना उसे बड़ी उलझन में डाल गया था। वो अपने मन में कई अंदेशे पालती रही। फिर उसने एक बार धवल से अच्छे से बात करने की कोशिश की, ताकि उसे सारी बातें समझाकर वो कोई बेहतर फैसला ले सके। धवल को आज अपने किसी फ्रेंड के यहाँ एक फंक्शन में जाना था, इसलिए उसने ऑफिस से हाफ डे ले लिया था। आद्विका कॉलेज गई थी, सेजल स्कूल और उसके पापा दुकान चले गए थे। घर पर सिर्फ शोभा और धवल थे। धवल थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था और शोभा को वही मौका ठीक लगा धवल से बात करने का। वो धवल के कमरे में आ गई। वो तैयार हो रहा था। धवल, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे, अगर फ्री हो तो। हाँ मम्मी बोलो, सुन रहा हूँ, उसने बालों में कंघी करते हुए पूछा। धवल, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के लिए बहुत परेशान हैं। तुम्हारे बाद हमें आद्विका की शादी का भी तो सोचना है। ये बात पे तो तुम सोचो ना। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता दो उसके बारे में। जो भी तुम्हारे दिल में है मुझे साफ साफ बता दो धवल। यूँ खामोश रहकर हमें उलझाओ मत। धवल अपनी माँ की बात सुन थोड़ा परेशान हो गया। मम्मी, वो एक्चुअली एक लड़की है, मुझे पसंद है। वो हमारी ही कास्ट की है, लेकिन वो अभी 1-2 साल शादी नहीं करना चाहती और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। धवल ने कुछ देर रुककर साफ साफ शब्दों में अपनी बात कह दी। शोभा का दिल उसकी बात से सुनकर ही बैठ गया। उसके मन में कई वसवसे आने लगे थे उस लड़की के बारे में। जाने धवल ने अपने लिए कैसी लड़की पसंद की होगी। क्या वो लड़की उनके परिवार को जोड़कर रख पाएगी? ख्यालात बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी उसने धवल से ऐसा कुछ नहीं कहा। वो फिलहाल सिर्फ उसके मन की बातें जानना चाहती थी। हमारी जात की है, कौन है, उसके परिवार के बारे में बताओ, शोभा ने शांति से पूछा। सलोनी नाम है उसका, लेकिन वो अभी, मैंने सिर्फ परिवार के बारे में पूछा है, रिश्ता लेकर नहीं जा रही हूँ उसके घर। शोभा उसकी बात काटते हुए थोड़ी सख्ती से बोली तो धवल चुप हो गया। उसने चुपचाप सलोनी से परिवार के बारे में अपनी माँ को बता दिया। शोभा,
सलोनी को तो नहीं जानती थी, लेकिन उसके परिवार पिता का नाम उसने ज़रूर सुना था, लेकिन शक्ल से नहीं जानती थी। शायद धवल के पापा ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हों। उसने इस बारे में अपने पति से बात करने का मन बना लिया। धवल तैयार होकर चला गया। उसे शोभा की को सारी बात बताने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि कभी ना कभी तो उसे ये बातें अपने परिवार को बतानी ही थी। सलोनी उसके ज़ात की थी, लेकिन फिर भी उसके पापा आसानी से नहीं मानेंगे। ये बात वो अच्छे से जानता था, लेकिन वो इन सब के लिए तैयार था। उसे सलोनी के अलावा अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं चाहिए था। शाम को जब आद्विका घर पहुंची तो आज उसकी मम्मी बहुत चिड़चिड़ी और परेशान नजर आ रही थी। सेजल को भी बेवजह डांट पड़ चुकी थी। आद्विका चुपचाप कमरे में आ गई। शाम तक उसकी मम्मी का बर्ताव ऐसा ही रहा। सिर्फ सेजल ही नहीं, आद्विका को भी बेवजह की झड़प पड़ चुकी थी। लेकिन आद्विका को कारण समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मम्मी किस बात से इतना परेशान है। रात को जब उसके पापा आए तो शोभा बिल्कुल शांत पड़ गई। उन सबने साथ में खाना खाया, फिर अपने अपने कमरे में चले गए। धवल अभी तक आया नहीं था। मुझे आपसे धवल के बारे में बात करनी थी। प्रफुल्ल अपनी दुकान का कोई हिसाब किताब कर रहा था जब शोभा उसके पास आई। हाँ बोलो, उसने बिना उसे देखे ही कहा। वो धवल एक लड़की को पसंद करता है, कह रहा था उसी से शादी करेगा। उसने डरते डरते बोल दिया। प्रफुल्ल के हाथ रुक गए। उसने शोभा को देखा। दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? वो कड़क आवाज़ में बोला तो शोभा ने उसे धवल से हुई सारी बातें बता दी। प्रफुल्ल की त्योरियां चढ़ गई। समझा दो अपने बेटे को, मेरे घर में प्रेम विवाह का चलन नहीं है। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं तय करूंगा। लेकिन वो शोभा ने कुछ बोलने की कोशिश की तो प्रफुल्ल ने उसे तेज नजरों से घूरा तो वो चुप हो गई। अगली सुबह प्रफुल्ल ने धवल को अपने कमरे में बुलाया। पास में ही शोभा भी खड़ी थी। धवल को अंदाजा हो गया था कि उसकी मां ने उसके पापा को सब बता दिया है। वो उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था। कल क्या कहा था तुमने अपनी माँ से? मम्मी ने आपको जो भी बताया वो सच है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। वो मजबूत इरादे से बोला तो प्रफुल्ल के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी पसंद से शादी करोगे तो फिर हमारा तो कुछ बोलने का हक ही नहीं बनता है ना? ऐसा नहीं है पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो हमारे ही कास्ट की है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? धवल चिढ़कर बोला। तुम्हारी 2 बहनें भी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम प्रेम विवाह करना चाहते हो तो क्या असर पड़ेगा उन पर? प्रफुल्ल ने धीमी आवाज में खासे गुस्से में कहा। मैं वो सब नहीं जानता। मैं सिर्फ सलोनी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए आप दोनों। वो तुनक्कर बोला और वहां से चला गया। शोभा और प्रफुल्ल उसे देखते रह गए। देखो देखो कितना बिगड़ गया है तुम्हारा बेटा। बाप से बात करने की कोई तमीज़ ही नहीं है। ये सब सिखाया है तुमने इसे? वो गुस्से में शोभा को सुनाते हुए बोले और चुपचाप सुनती रही। धवल और प्रफुल्ल के बीच हुई बहस के कारण घर का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। प्रफुल्ल धवल की बात मानने को तैयार नहीं था, जबकि धवल ने पक्का इरादा कर लिया था कि वह सलोनी के अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा। शोभा उन दोनों को ही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सेजल और आद्विका को इस मामले से दूर रखा गया था। उन दोनों के सामने कोई इस बारे में जिक्र नहीं करता था। सेजल छोटी थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन आद्विका काफ़ी कुछ समझ रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके भाई और पापा के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है। काफ़ी दिनों तक घर का माहौल अशांत बना रहा। आखिर में प्रफुल्ल को ही धवल की जिद के आगे झुकना पड़ा कि एक तो इकलौता बेटा है और दूसरा उसने अपने लिए जिस लड़की को पसंद किया था वो उन्हीं की कास्ट की थी। इसीलिए प्रफुल्ल को आगे चलकर इस रिश्ते के कारण किसी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। प्रफुल्ल ने तय किया था कि वो किसी को भी ये पता नहीं चलने देगा कि धवल की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो रही है, बल्कि वो सबको ये जाहिर करेंगे कि उसने खुद धवल के लिए लड़की पसंद की है। और ये बात ना सिर्फ बाहर वालों से बल्कि आद्विका और सेजल से भी छुपाई जाएगी, ताकि आगे चलकर उनके मन में कभी प्रेम विवाह वाला विचार ना आए। शोभा ने जब धवल को ये बात बताई तो उसके पापा उसके रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो वो बहुत खुश हो गया। अब उसे सलोनी को मनाना था, क्योंकि वो भी 1-1.5 साल शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन धवल चाहता था कि शादी चाहे लेट हो लेकिन रिश्ता भी पक्का हो जाए, ताकि उन दोनों को आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। आद्विका इन सब बातों से बेखबर अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही थी। शुरू में देवांश की बातों ने उसे सख्ते में डाल दिया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और देवांश की तरफ से उसे कोई खैर खबर नहीं मिली, तो देवांश को लेकर उसके मन में बैठा डर बिल्कुल निकल गया।
वो अब उसे लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी। उसके मुताबिक देवांश अपनी दुनिया में मग्न हो गया था और वो तो अपनी दुनिया में खुश थी ही। माही भी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वक्त के साथ उसके पेरेंट्स की नाराज़गी कम हो गई थी। उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द उसके पेरेंट्स उसे माफ़ कर देंगे। उसके सगाई वाले इंसिडेंट को गुजरे 3 हफ्ते बीत गए थे। माही और आदिका दोनों अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई थी। उनके एग्ज़ाम्स आने वाले थे। आदिका और माही दोनों अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। इस बीच देवांश का ख्याल तो उसके दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था, क्योंकि फिलहाल उसका दिमाग इस बात में उलझा हुआ था कि उसके पापा और भाई के बीच किस बात को लेकर अनबन चल रही है। दूसरी तरफ देवांश आज पूरे 1 महीने बाद गोवा से वापस आया था। उसके माँ बाप बहुत खुश थे। इतने दिन देवांश के बिना उनका मन भी नहीं लग रहा था। वो अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर वापस आ गया था। उसके माता पिता घर पर ही थे। अपने पेरेंट्स से मिलकर वो फ्रेश होने अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आया तो आशा ने नौकरों से कहकर उसका नाश्ता लगवा दिया, लेकिन देवांश का नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं था। वो थोड़ी देर में आने का बोलकर घर से बाहर चला गया। वो गोवा काम के सिलसिले में गया था, इसीलिए आज ऑफिस जाने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। आदिका के माता पिता आज उस लड़की के घर जा रहे थे जिसे धवल ने अपने लिए पसंद किया था। धवल ने ये बात सलोनी को बता दी थी। सलोनी भी अपने घर में धवल के बारे में बात कर चुकी थी। उसकी फैमिली भी थोड़ी ना नुक्कड़ के बाद आखिरकार मान ही गई थी। धवल और सलोनी दोनों खुश थे। सलोनी इस बात से भी खुश थी कि धवल उसकी बात मानते हुए फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं रखता। वो फिलहाल सिर्फ रिश्ता पक्का करने वाले थे। सलोनी के लिए धवल 1 साल का इंतजार करने को भी तैयार था। राधिका और सेजल बहुत खुश थी। आके भाई की शादी के लिए हर बहन बहुत एक्साइटेड और खुश होती है। धवल अपने माता पिता के साथ सलोनी के घर जाने वाला था, इसीलिए आदिका ने आज कॉलेज से छुट्टी ले ली थी ताकि घर पर रहकर पढ़ाई कर सके। सेजल स्कूल चली गई थी। कुछ वक्त बाद धवल भी अपने मम्मी पापा के साथ चला गया था। उनके जाने के बाद आदिका किचन समेटने लगी ताकि सारा काम खत्म करके पढ़ाई कर सके। आदिका के कॉलेज के सामने देवांश ने अपनी कार रोकी और जब बहुत ध्यान से कॉलेज के एंट्रेंस गेट को देखने लगा था। सुबह का वक्त था, कॉलेज भी अभी खुला था। बहुत सारे लड़के लड़कियां कॉलेज के अंदर जा रहे थे, लेकिन देवांश बेचैन सा एक चेहरे को तलाशने की कोशिश कर रहा था, जो काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी उस भीड़ में उसे कहीं नहीं दिखा। उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरा। ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया है? देवांश हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए खुद से ही बोला और एक बार फिर एंट्रेंस गेट की ओर देखा। ज़्यादातर सभी लड़कियां और लड़के अंदर जा चुके थे, लेकिन देवांश को वो कहीं नहीं दिखी। उसके इंतज़ार हुए करीब 1-1.5 घंटा हो गया था और अब और इंतज़ार करना उसके बस में नहीं रहा था। उसने ज़ोर से अपना हाथ डैशबोर्ड पर मारा और फिर गाड़ी वापस घुमा ली। कुछ ही देर में वो देव के ऑफिस पहुंच गया था। देव अभी ऑफिस पहुंचा ही था। देवांश को वहां देखकर उसे हैरानी हुई। वो दोनों देव के कैबिन में आ गए। आदिका घर में अकेली थी, इसीलिए तेज आवाज़ में म्यूजिक सिस्टम चलाकर गाने सुनते हुए अपने काम कर रही थी। इस बीच उसका मोबाइल फ़ोन बजा, लेकिन तेज़ गाने की आवाज़ में फ़ोन की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। इसी तरह फ़ोन पर कई बार बजकर बंद हो चुका था, लेकिन आदिका का ध्यान अपने फ़ोन पर नहीं गया। दिस गर्ल, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। देवांश ने झल्लाकर फ़ोन को सोफे पर पटका और गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था। यार, मेरा फ़ोन है। देव ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर चेक किया। देवांश ने उसे घूरा। नाउ दिस इज़ टू मच। मुझ में और पेशेंस नहीं है, मैं उसके घर जा रहा हूँ। देवांश ने कहते हुए टेबल पर रखी अपनी कार की चाबी उठाई तो देव ने उसके कंधे पकड़कर उसे फ़ौरन रोका। देवांश, काम डाउन। ऐसे हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो कहीं बिजी हो, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रही हो। तुम उसके घर जाओगे तो सब मैसअप हो जाएगा। तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। तो क्या करूँ? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँ? वो चिढ़कर बोला। शांति से बैठकर इंतज़ार करो, वो फ्री होगी तो कॉल करेगी। अगर फिर भी उसने नहीं किया तो तुम कर लेना। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। मुझ में सब्र नहीं है और इंतज़ार करने का। वो था कि शांत ही नहीं हो रहा था। डू यू लव हर? देव ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। देवांश कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो वहाँ से हटकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। मुझे उससे मिलना है, अभी इसी वक्त। वो खिड़की के बाहर सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियों को देखता संजीदगी से बोला और फिर देव के कैबिन से बाहर जाने लगा। तभी देव का फ़ोन बजा। देव ने नंबर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना, इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। सी, उसने खुद ही कॉल बैक की है। देव ने अपना फ़ोन उसे दिखाते हुए कहा तो देवांश ने जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन लिया और पिक करके कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से आदिका की आवाज़ आई तो देवांश के दिल में कहीं सुकून उतर गया। वो कुछ लम्हे बिल्कुल खामोश रहा तो आदिका को अजीब लगा।
अपने फ़ोन पर एक ही नंबर के बहुत सारे मिस्ड कॉल देखकर उसे लगा था कि शायद वो उसके किसी जानने वाले का नंबर है, तभी उसने कॉल बैक की थी। बिल्कुल सही वक्त पर कॉल की है तुमने। अगर तुम फ़ोन नहीं करती तो मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो संजीदगी से बोला तो दूसरी तरफ आदिका चौंक कर सीधी हुई। सॉरी, आपने शायद गलत नंबर मिलाया है। उसके बाद तो एक पल को वो घबराई थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसे लगा कि किसी ने शायद गलत नंबर मिलाया था। फ़ोन रखने की गलती मत करना आतिका। वो अपनी बात कहकर फ़ोन काटने लगी तो देवांश की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी और इस बार उसकी हैरानी में बहुत इजाफा हुआ था, क्योंकि दूसरी तरफ उस शख्स ने उसका नाम लिया था। कौन कौन बोल रहे हैं आप? उसने संभल कर पूछा। दूसरी तरफ देवांश मुस्कुराया और जाकर सोफे पर बैठ गया। देव ने उसे देखकर नाम में सर हिलाया और फिर लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा, मानो देवांश वहां हो ही ना। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? देवांश ने सोफे के बैक पर सिर टिकाया और आंखें बंद करते हुए उसे से सवाल किया। आदिका थोड़ा और उलझ गई। अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी कि क्या वो शख्स को जानती है, लेकिन उसके दिमाग में कोसों दूर तक भी देवांश का ख्याल नहीं आया। आज से ठीक 1 महीना और 10 दिन पहले मैंने तुम्हारे बाएं हाथ की रिंग फिंगर में रिंग पहनाई थी, याद है या वो भी भूल गई हो? वो अपने एक एक शब्द पर जोर डालता उसे जताने वाले अंदाज में बोला तो आदिका को इस बार तेज झटका लगा। उसने फौरन फ़ोन काट कर हटाकर आंखों के आगे किया और नंबर देखने लगी, क्योंकि जहां तक उसे याद था उसने देवांश का नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिर ये उसके समझ में कुछ नहीं आया। देवांश का ख्याल ही उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा गया था। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? आदिका ने फ़ोन फिर से कान से लगाया और गुस्से से बोली। मिलना चाहता हूँ तुमसे, उसने शांति से जवाब दिया। कि क्यों? वो अपनी घबराहट पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने दिनों में वो देवांश को लगभग भूल चुकी थी। उसका अचानक फ़ोन करना उसके रोंगटे खड़े कर गया था। वो मिलकर बताऊंगा। देवांश ने अपनी आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गया। मुझे तुमसे ना मिलना है और ना ही कोई बात करनी है। दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, वो सख्ती से बोली और फ़ोन काटने लगी तो देवांश की बात ने एक बार फिर उसे रोक दिया। नो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 घंटे में टैगोर रोड के पास जो ज़रीफ कैफ़े है वहाँ पहुँचो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा वहाँ। और अगर मैं ना आऊँ तो? उसके बाद सुनो से तेज़ गुस्सा आया था, इसीलिए वो तुनक कर बोली। तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, सिंपल। वो आराम से बोला, जबकि दूसरी तरफ आदिका बिल्कुल सख्ते में आ गई। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने देवांश को अपने घर का पता बताया ही नहीं था। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकती हो, उसने मजबूती से जवाब दिया। गांधीनगर सियाराम कॉलोनी सेक्टर 5 में मकान नंबर 44, यही एड्रेस है ना तुम्हारे घर का? देवांश ने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा तो आदिका का दिल बैठ गया। तुम? उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। तुम किसी के भी घर का अपना घर बताओगे तो मैं मान लूंगा। इतना बेवकूफ़ समझा है तुमने मुझे? उसे चुप देख देवांश बोला। आदिका की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो अब रुआसी हो गई थी। ये बात देवांश ने भी महसूस की। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुमने क्या क्या बिगाड़ दिया है? अब बिगाड़ा तुमने है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा ना, वो नरमी से बोला। देखो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, उसने किसी तरह कहा। क्यों? देवांश की त्योरियां चढ़ गई। वो मेरी मम्मी की बहन है, मतलब मेरी मासी है एक, और उनकी एक बेटी भी है, तो उसकी सगाई में आई हूँ। रात से पहले घर नहीं आ पाऊंगी तो तुमसे मिलना पॉसिबल नहीं है। उसने किसी तरह बहाना बनाया। तुम सच कह रही हो? देवांश को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था कि वो पहले भी उससे कई बार झूठ बोल चुकी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे घर आ जाकर देख लो, वहाँ ताला लगा हुआ है, उसने इस बार आराम से जवाब दिया। देवांश को उसकी बातों पर यकीन हो चला था, क्योंकि वो आज कॉलेज नहीं गई थी तो उसे लगा कि वो सच ही बोल रही होगी। ओके फाइन, देवांश ने बेबस से कहा तो आदिका ने राहत की सांस ली। मेरा नंबर अनब्लॉक करो अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारी मासी की बेटी की सगाई में आने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो फ़ोन रखने लगी तो देवांश ने उसे वार्न करते हुए कहा। आदिका ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया और धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना सर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सिर पर तलवार लटका दी हो। डर से उसका बुरा हाल था। वो तो लगभग देवांश को भूल ही चुकी थी, लेकिन अब देवांश और उसकी बातें उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। उसने एक गिलास पानी पीकर खुद को शांत किया और फिर फ़ोन उठाकर जल्दी से माही को मिलाया, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी। माही का फ़ोन लगा ही नहीं। उसने बेमन से देवांश का नंबर अनब्लॉक किया कि फ़िलहाल वो उसकी बातों से अच्छी खासी डर चुकी थी। देवांश ने आदिका से बात करने के बाद उसका नंबर देव के फ़ोन से डिलीट कर दिया। उसे यकीन था कि वो अब तक उसका नंबर अनब्लॉक कर चुकी होगी, तो उसे अब देव के फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम जा रहे हो उससे मिलने? देवांश ने देव की तरफ उसका फ़ोन बढ़ाया तो देव ने पूछा। नहीं,
वो किसी फंक्शन में गई है। देवांश ने कहा तो देव ने सिर हिला दिया। बैठो, कॉफ़ी मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। देव ने उसे बैठने का इशारा किया। वो उसके सामने चेयर पर बैठ गया। कॉफ़ी रहने दो, कुछ खाने को मंगाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। उसकी बात सुन देव चौंका। दिन के 3 बज गए थे और देवांश इतनी देर तक भूखा रहता नहीं था। तुम आदिका से मिलने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो? वजह जान सकता हूँ मैं? उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो उसी की वजह से अब तक भूखा हो। देव ने उसके लिए खाना ऑर्डर किया। 1 महीने से उसे नहीं देखा है। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंस गया है। कुछ तो है जो बहुत अजीब है। बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हूँ। उसके बाद सुन देव मुस्कुराया। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। देव बोला तो देवांश ने उसे तिरछी मुस्कान दी। प्यार उससे? वो भी मुझे? हो ही नहीं सकता। तुम अच्छे से जानती हो कि वो मेरे टाइप की नहीं है। मैं सिर्फ अट्रैक्ट हो गया हूँ उससे। कुछ ऐसा है जो उसमें जो मुझे किसी और लड़की में नहीं दिखता। बस वही जानना है मुझे, इतना अट्रैक्ट क्यों करती है वो? देवांश की बात सुन अब देव कुछ नहीं बोला। वो जानता था उसे कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। उसने अब चुप रहना ही ठीक समझा ताकि देवांश खुद अपनी फीलिंग्स को समझे। आदिका बहुत परेशान थी। देवांश का ख्याल उसे बार बार आ रहा था कि कहीं वो घर ना आ जाए। किसी ने तेज आवाज़ में दरवाज़ा खटखटाया तो आदिका अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसे लगा देवांश आया है, इसीलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो इस बार ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर किसी ने हाथ मारा। आदिका को इस बार पक्का यकीन हो गया कि देवांश ही है। उसने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। आदिका दीदी, गेट खोलो, घोड़े बेच के सोई हो क्या जो इतनी तेज आवाज में सुनाई नहीं दे रही? कितनी देर हो गई है, गेट खोलो। सेजल गेट पर हाथ मारते हुए जोर से चिल्लाई तो आदिका की सांस में सांस आई। उसने खुद को शांत किया और जल्दी से जाकर गेट खोला। सेजल उसे गुस्से से घूर रही थी। वो मेरी आंख लग गई थी। उसे गुस्से में देख आदिका ने सफाई दी। कितनी देर से खड़ी थी मैं? सेजल पैर पटकते हुए अंदर चली आई। आदिका ने वापस दरवाज़ा बंद कर लिया। ठाकुर जी, क्या हो रहा है मेरे साथ? वो देवांश मुझसे चाहता क्या है? मेरे छोटा सा दिमाग पढ़ाई पर ध्यान दे या उस देवांश पर? वो फिर से माथा पकड़ कर बैठ गई। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? सजल कपड़े बदल कर आई तो उसे परेशान देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम जाओ, किचन में खाना रखा है, खा लो। आदिका बोली तो सेजल कंधे उचकाकर चली गई। आदिका को फिर से देवांश के ख्यालों ने घेर लिया। वो सारा दिन बहुत परेशान रही। शाम को जब उसके मम्मी पापा और धवल आए तो उसका ध्यान देवांश से हट गया था। वो लोग धवल और सलोनी का रिश्ता पक्का कराए थे। सेजल और आदिका ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। अब दोनों ही अपनी भाभी को देखने के लिए एक्साइटेड थी। शोभा और प्रफुल्ल को भी सलोनी अच्छी लगी थी। उनके परिवार का रहन सहन भी अच्छा था। साधारण से लोग थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह, इसीलिए उनको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। घर में काफ़ी दिनों बाद खुशी का माहौल था, इसीलिए आदिका ने खाने में मूंग दाल का हलवा बनाया था। रात को आदिका पढ़ने बैठ गई क्योंकि आज का सारा दिन तो उसने देवांश को सोचते हुए ही बिता दिया था। वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। कुछ घंटे पढ़ने के बाद वो सो गई। अगली सुबह जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने खोलकर देखा। मैसेज देवांश का था। देवांश ने उसे कॉलेज के बाद मिलने को बुलाया था, उसी जगह पर जहां वो पहली बार उससे मिलने गई थी। मैसेज पढ़कर आदिका का मूड खराब हो गया। वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज के लिए निकल गई। उसे जल्द से जल्द माही से बात करनी थी। कॉलेज पहुंचकर उसने पहली क्लास मिस की और माही का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज कंपाउंड में ले आई। वहाँ लोग कम थे। आदिका, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? एग्ज़ाम सर पर है और तुमने इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस करा दिया और साथ में मेरा भी करवा दिया। अब चुप क्यों हो? बोलो कुछ। क्या बोलूं? कल से मेरा दिमाग खराब हो रखा है और सब तुम्हारी वजह से। पहले बुझाने के बजाय ये बताओ कि हुआ क्या? माही चिढ़कर बोली। आदिका ने कुछ ना बोलकर अपने फ़ोन में आया मैसेज उसे दिखा दिया। क्या है? किसने भेजा है ये तुम्हें? गौर से देखो। तुम्हारे एक झूठ ने मेरी ज़िंदगी में क्या आग लगा दी है। आदिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो ना। ये मुझे देवांश ने भेजा है। बोल रहा है कि कॉलेज के बाद मैं उससे मिलने जाऊं। अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे घर पहुंच जाएगा। आदिका चिढ़कर बोली। माही देवांश का नाम सुनकर चौंक उठी। उसने आदिका का फ़ोन लिया और उस मैसेज को एक बार फिर पढ़ा। वो हैरत में पड़ गई। देवांश ने आदिका को मिलने के लिए क्यों बुलाया है? अब मैं क्या करूं माही? ये देवांश मुझसे क्या चाहता है? आदिका की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने आदिका को देखा। आदिका, तुम फिक्र मत करो, हम कुछ सोचते हैं ना। माही ने कंधे पर हाथ रखा। तो कुछ सोचो माही, जल्दी सोचो। मैं सब में नहीं पढ़ना चाहती, एग्जाम सर पर है और उस पर ये टेंशन। वो बहुत परेशान थी। एक काम करते हैं, हम चलते हैं शाम को उस जगह पर। क्या बोल रही हो माही? मैं नहीं जाऊंगी उससे मिलने। आदिका ने साफ मना किया। तुम नहीं, मैं जाऊंगी।
तुम बस मेरे साथ चलना। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था तो ख़त्म भी मुझे ही करना होगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? माही ने पूछा। आदिका ने हामी भरी। वो भी एक बार देवांश से मिलकर साफ तौर पर पूछना चाहती थी कि उसे क्या चाहिए उसे। माही साथ रहेगी तो उसे हिम्मत भी रहेगी। कॉलेज के बाद वो दोनों देवांश से मिलने चली गई। आदिका का दिल घबराहट के बारे थोड़ा तेज धड़क रहा था। माही भी खामोश थी, इतनी मुश्किल से उन सबसे बाहर निकली और आज उसे फिर देवांश का सामना करना था। वो दोनों तय वक्त पर कैफे पहुंच गई, लेकिन आदिका अंदर जाना नहीं चाहती थी। माही, अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो तुम ही उससे मिलाओ ना, और उसे बोलना कि वो मुझे फ़ोन ना करे। मैं उसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। तुम उसे सख्ती से बोलोगी तो वो शायद मान जाएगा। आदिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ अंदर। माही ने उसे तसल्ली दी और फिर अंदर चली गई। देवांश बहुत बेसब्री से आदिका का इंतजार कर रहा था। न जाने क्यों, लेकिन उसे आदिका को देखने की तेज तलब महसूस हो रही थी। तभी वो वहाँ तय वक्त से पहले पहुँच गया था और अब उसकी बेचैन निगाहें एंट्रेंस के गेट पर थी। वो अभी भी एंट्रेंस गेट पर नजरें गड़ाए था जब माही उसे दिखी। माही ने चारों ओर नजरें घुमाई तो उसकी नज़र देवांश पर पड़ी। वो गहरी सांस लेकर उसकी तरफ ही बढ़ गई। देवांश जो बहुत बेसब्री से आदिका का इंतजार कर रहा था, आदिका की जगह माही को देख उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपने हाथों को कसकर खींच लिया। माही उसके पास पहुंची, वो एकदम से हंस पड़ा। माही ने उसे अजीब नजरों से देखा। मानना पड़ेगा, बहुत कमाल के दोस्ती हो तुम दोनों, बहुत अच्छी दोस्ती निभाती हो। तुम्हें बुलाता हूँ तो वो आती है और आज उसे बुलाया तो तुम आ गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसने तंज कसा। मैं आई हूँ क्योंकि आदिका तुमसे मिलना नहीं चाहती, माही ने शांति से जवाब दिया। वो उससे कोई बहस कर बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि शांति से बात करके उसके मन की बात जानना चाहती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं मिलना चाहती, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एंड सेकेंडली मुझे तुमसे नहीं मिलना है। ये बात वो खुद बोल सकती थी, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? वो संजीदगी से बोला। माही को उसका लहजा और बातें दोनों चुप गई। आदिका से क्या चाहिए तुम्हें? वो थोड़ा चिढ़कर बोली। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? उसने भवें उठाकर पूछा। माही उसे देखती रह गई। यही था वो बदतमीज और अड़ियल, किसी से बात करने की तमीज़ नहीं उसमें। इतने वक्त से महज दिखावा कर रहा था। ये सोचकर ही माही को उस पर तेज गुस्सा आया। मैं आदिका की दोस्त हूँ, मुझे उसकी फिक्र है, दूर रहो उससे। वो बहुत मासूम है। तुमने जो मेरे साथ किया मैं वो तुम्हें आदिका के साथ नहीं करने दूंगी, समझे? माही ने उसे उंगली दिखाकर वार्निंग भरे लहजे में कहा तो देवांश ने उसे सख्त नजरों से घूरा। मैं तुमसे बहस करके अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देवांश अपने चेयर से उठते हुए बोला और अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाकर पूरे एटीट्यूड से माही के बगल से निकल गया। माही उसे हैरत से देखती रह गई। आदिका बाहर परेशान सी खड़ी थी। उसका दिमाग फिलहाल सिर्फ इसी बात में उलझा हुआ था कि अंदर देवांश और माही के बीच न जाने क्या क्या बात हो रही होगी। उसने परेशान सी नज़र कैफे पर डाली तो उसे देवांश बाहर निकलता दिखा। वो बहुत गुस्से में था। वो एकदम से घबरा गई। तभी देवांश की नज़र भी उस पर पड़ी। वो अपनी जगह पर ठिठक गई। उसने अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाए और देवांश की आंखों में जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। एक ठंडक का एहसास उसे दिल को छुआ। जाने क्या था इस चेहरे में कि वो इस चेहरे को एक दिन में भी नहीं भुला पाया था। यह चेहरा किसी न किसी तरह उसके जहन पर हावी रहता था। बहुत से खूबसूरत चेहरे देखे थे उसने, लेकिन जिस तरह आदिका के चेहरे पर नजरें ठहरती थी वैसे कभी किसी के चेहरे पर नहीं रुकी। उसे आज तक इस चेहरे के अलावा कोई यह चेहरा कभी भाया ही नहीं, और आगे भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद उसे दिख नहीं रही थी। वो भी उसका चेहरा अपनी आंखों में बसा रहा था जब आदिका एकदम से पलट गई। देवांश के चेहरे के भाव भी बदल गए। उसे गुस्सा आने लगा था। आदिका वहाँ से जाने लगी तो देवांश को बहुत तेज गुस्सा आया। एक तो उसने उससे मिलने आने के बजाय माही को भेज दिया और अब उसे इग्नोर करके जा रही थी। ये बात देवांश की बर्दाश्त से बाहर थी। आदिका रुको, वो तेज आवाज में बोला तो आदिका को मन मारकर रुकना पड़ा। वो उसकी ओर पलटी। देवांश तेज कदमों से उसकी तरफ आने लगा। आसपास के कुछ लोग उन दोनों को देख रहे थे। आदिका परेशान हो उठी। देवांश उसके करीब आया तो उसने घबराकर एक कदम पीछे लेना चाहा, लेकिन तभी देवांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। टू बी कंटिन्यू।